रोटेशन हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था। रोटेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया हुआ था। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या डिस्कस किया हुआ था। पहले तो हमने सिंपल सी बात देखी थी कि यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किन दो बातों पे कि यार एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है और आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, उस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था, कोई टेंशन वाला नहीं है। क्या था? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पे m वो मास है और r उसका डिस्टेंस है। बट ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए है। सपोज मल्टीपल पार्टिकल्स आ जाते हैं या कोई डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के लिए हमें सॉल्व करना है तो अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं I1 लिखा है मैंने, ये y1 एक्सिस के लिए है तो हम वहां से डिस्टेंस लेंगे। अगर y2 से पूछा है तो हम वहां से डिस्टेंस लेंगे। तो ये बात है। इसके बाद मैंने बताया कि ऐसे नहीं कर देना है कि अगर वो एक राइट साइड में है तो उसे पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, नहीं। दोनों की जो वैल्यू है वो एम आर स्क्वायर ही रहेगी। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि सपोज एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, आंसर 0 आ जाएगा, नहीं। दोनों का ही एडअप होगा। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हमने बात की कि सबका एम आर स्क्वायर क्या होगा, एडअप होता जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। हमने फिर क्वेश्चंस कुछ बात कर लिए, डिस्कस कर लिए, जिसपे सबसे पहले हमने क्या दिया, एक एक्सिस जो कि प्लेन से जा रही है। यार ये अगर अभी नहीं सीखा आपने तो मैंने कल भी बताया सब गड़बड़ हो जाएगी यार। मतलब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी सीख ही नहीं पाएंगे अगर आपने ये चीज नहीं समझा। मैंने बोला कि सपोज एक वर्टेक्स से जा रही है लाइन, लेकिन द लाइन इज इन द प्लेन। तो इन द प्लेन मतलब लाइक ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इन द प्लेन। इन द प्लेन मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले पार्ट में बोला कि यार एक वर्टेक्स से जा रही है और इस टाइप से जा रही है कि वो दो वर्टेक्स कवर कर रही है। तो ये पहली बात दे दी कि दो वर्टेक्स कवर कर रही है। सेकंड क्वेश्चन में दिए कि इस तरीके से जा रही है कि एक अपोजिट साइड के पैरेलल है। तो अपोजिट साइड अगर ये है तो उसके पैरेलल मतलब ये वाली लाइन है। ठीक, ये दो बातें थी। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो था, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैंने बताया कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब एक ऐसे इन जा रही है और ये अंदर, ये प्लेन के अंदर है। ये अभी 2D में ऐसा है। तो 3D में इस फिगर को कैसे बनाते हैं, देखें मैंने बताया भी था। 3D में इस फिगर को बनाते हैं कि ट्रायंगल को इस फॉर्मेट में देखते हैं और लाइन को ऐसे बना देते हैं। देखें, तो ये ट्रायंगल जब इस तरीके से बना है तो समझ जाना 3D में, और ऐसे 90 दे देगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्सिस इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। यार बताएं, ये परपेंडिकुलर वाला आइडिया क्लियर है? थर्ड पार्ट, ये एक प्लेनर यस जब सर। है, यस। तो इसे मैंने इस तरीके से बना के आपको ये समझाया। सपोज स्क्वायर होगा तो स्क्वायर को मैं ऐसे बनाऊंगा 3D में, इस टाइप में बनाऊंगा। तो ये हो गया एक स्क्वायर प्लेट, देखने में रेक्टेंगल लग रहा है क्योंकि मैंने 3D में बनाया हुआ है इसे। तो ये एक प्लेन हो गया। सो ये एक प्लेन हो गया पूरा, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है। तो ये थर्ड काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, परपेंडिकुलर लाइन। क्यों? क्योंकि इसमें गड़बड़ ये हो जाएगी कि ये देख के आपको लग रहा है कि सर ये तो अलग ही डिस्टेंस है, नहीं, बट ये पार्टिकल भी कितनी दूर है, एल डिस्टेंस है, और ये पार्टिकल देख के कुछ और डिस्टेंस लग रहा है, बट बिकॉज ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, ये क्या सिनेरियो है, ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए ये लेंथ भी एल ही है। तो ये चीज यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने परपेंडिकुलर वाला नहीं देखा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कभी नहीं सीख पाओगे, गारंटी बोल रहे हैं। सो इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर वाला फील नहीं आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये मैंने टेबल वाला भी एग्जांपल दे के बताया हुआ था कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे लिखते हैं। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि परपेंडिकुलर समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
एक स्क्वायर है, लेकिन जब मैं उसे उसके परपेंडिकुलर एक्सिस बनाऊंगा तो स्क्वायर को ऐसे ही बनाऊंगा जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। ओके, फिर कंटिन्यूअस सिस्टम का भी हमने स्टार्ट किया था। कंटिन्यूअस सिस्टम भी मैंने समझाया था कि क्या होगा यार, dm इंटू आर स्क्वायर, उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक थिन रॉड का मैंने इंटीग्रेट करके सिखाया था। यार एक प्रॉब्लम है कि मैंने समझाया है कि यार ये चीज याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप बार बार इंटीग्रेट करके नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो आप किनका याद कर सकते हो, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का याद कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थिन रॉड लिखा है, मुझे ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि ये रॉड कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार ऐसा करो, इसका पूरे रॉड का मास m है, तो बचाओ 1/4 रॉड का मास कितना होगा, तो भाई m/4 होगा, बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होगा कि हो सकता है कि बहुत सारा मास लास्ट में है। तो अगर मैं स्टार्टिंग का L/4 लूंगा, तो आई कैन नॉट से कि आंसर m/4 ही आएगा। ये प्रॉब्लम होती है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। तो फिर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। अच्छा, उससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट भी निकाला। फिर मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाया कि क्वेश्चन में फिजिकल सिग्निफिकेंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर हमने थिन प्लेट का बताया कि किस तरीके से हम एडअप कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इस चीज़ को बताने के लिए कैसे हम एडअप कर सकते हैं। और फिर एक मैंने क्वेश्चन दिया जिसमें हम नॉन यूनिफॉर्म रॉड का निकाल रहे थे। तो यहाँ तक यार हमारी बातें हो गई थी। अब बताओ, अभी तक याद करने वाली बात क्या क्या थी, रॉड और थिन प्लेट। ठीक है, चले तो अभी आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। पहले फिर से मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से सेंटर ऑफ मास याद रखने हैं। तो चले पहला हम देख लेते हैं। पहला क्या है, यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स। ओके, देखें, मतलब ये आपको क्या करना है यार, याद कर लेने हैं। मैं समझाता जाऊंगा सारी चीजें, बट आपको याद कर लेने हैं इनको। देखें, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। थिन रॉड, थिन रॉड का कल बताया ही है। यस, तो मैं दोनों चीजें बनाऊंगा यार, ऐसा रॉड मैं फिगर बनाऊंगा और आपको एक्सेस भी बनाऊंगा कि किसके अबाउट हमें इसका निकालना है। तो इसका हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, इसके अबाउट कितनी होती है, ml² बाई 3। ठीक है, और ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, रट लो एकदम। इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर नहीं किया तो फिर आप जो टफ वाले क्वेश्चंस हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, फेमस एक्सिस हो जाती है, ये सेंटर ऑफ मास है। सो इसे मैं बोल देता हूँ आई सेंटर ऑफ मास वाला कितना होता है इसके अबाउट, ml²/12। ठीक है, तो ml²/12 ये दो हमने याद कर लिए। सेकेंड, थिन प्लेट की बात कर ले। थिन प्लेट, तो प्लेट के लिए थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकेशन देगा। सपोज इस टाइप की स्पेसिफिकेशन दी है कि उसका ये लेंथ है और ये हाइट है। सो समझना है आपको कि लेंथ का
ही डिफरेंस आने वाला है, हाइट का कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब थोड़ा सा बदल देते हैं, प्लेट है तो इसके अबाउट भी तो घुमा सकते हैं ना, ये एल है और ये एच है। अगर इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लिया तब इसके अबाउट कितना रहेगा, इसका कौन सी एम एल डिस्टेंस, स्क्वायर बाई एच, एम एल स्क्वायर बाई एम एम एच स्क्वायर बाई 3 एम एच स्क्वायर बाई बाई 3 क्या होगा यार, एम एच स्क्वायर बाई 3। तो मुझे लग रहा है कि सिंपल है, आप लोग को ये आइडिया लग गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना थिन प्लेट। थिन प्लेट के बाद थर्ड डिस्कस कर लेते हैं, और ये हाईली इंपॉर्टेंस में आ रहे हैं यार, याद रखना फिर से, रिंग। ठीक है, रिंग एम कामा आर के ही रिंग है, तो रिंग का हो गया ये, रिंग मतलब समझ गए, मास क्या है, आउटर पेरीमीटर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हो गया एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर। अच्छा, रिंग तो सिमेट्रिकल है ना, तो चाहे जो भी डायमीटर से पास करा दो सबके अबाउट यही रहेगा ना, बट खास बात क्या है कि ये एक्सिस ऑन द प्लेन है, ये एक्सिस कैसे है, रिंग के प्लेन पे है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आंसर है, याद रख लेना है आपको, एम आर स्क्वायर बाई 2। आर क्या है यहाँ पे भाई, और क्या हो सकता है यार यहाँ पे, रेडियस ही है, और क्या है, मतलब क्या ही होगा, रेडियस ही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिस, एक्सिस ऑन द प्लेन। अब हम बना लेते हैं इस तरीके से, तो तुरंत समझ जाना है कि अगर मैंने इसे ओवल शेप बनाया हुआ है तो ये रिंग कैसे है, दिस रिंग इज केप्ट, इस ओवल शेप का मतलब है रिंग इज केप्ट इन एंड आउट प्लेन, मतलब प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं रखी है, कैसे अंदर और बाहर की तरफ, इन एंड आउट वाला जो प्लेन है उस पे रखी हुई है। आपको समझ आया कि अगर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है तो ये समझ जाना है क्या है, रिंग इन 3D। इसका मतलब क्या है, रिंग इन 3D में रखी हुई है, अंदर की तरफ प्लेन है। तो अगर इस तरीके का प्लेन है ये, तो ये प्लेन क्या है, रिंग के परपेंडिकुलर। अच्छा, रिंग है तो अंदर ऐसे स्पेस फिल नहीं कर देंगे, बट आप ये समझ जाए कि हमारा मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की खास बात क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अच्छा, अच्छी बात बताएं एक, कि एग्जाम में जब आता है ना ये, तो आपको बोलता नहीं है परपेंडिकुलर, मतलब आपको एग्जाम में देख के समझ जाना है, अगर रिंग ऐसे बनी है तो 2D में है, और ऐसे बनी है तो रिंग 3D में रखी हुई है। समझ आया, यस सर। ये पक्का सबको ओके है ना, कि एग्जाम में बोलता भी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसे ही फिगर बना रहेगा, अब आपको सोचना पड़ेगा वहां पर। तो देख लेना यार कि ये रिंग अगर ऐसे सर्किल बना दी है तो ये 2D में है, और ऐसे ओवल बना दिया है तो समझ जाना कि ये रिंग 3D में रखी हुई है ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये रिंग 3D में हमने रख दी है। अब यार आप लोग को थोड़ा सा समझ के बताना है, 3D में ये, ठीक है, किसी भी एक्सिस से आप ले लो, एक रैंडम सी ऐसे एक्सिस भी ड्रॉ करो तब भी ये 90 होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब समझे क्या, कि ये बताओ इस केस में क्या है, इस केस में मास जो है, मास एक्सिस से थोड़ा ही डिस्ट्रीब्यूटेड है ना दूर, देखो स्टार्टिंग वाला मास बिल्कुल दूर नहीं है और इधर वाला मास बिल्कुल दूर है, जबकि ये वाली रिंग में देखो, 3D में देखो रिंग को, हर एक एलिमेंट कितनी दूर होगा, आर डिस्टेंस पे ना। सपोज ये एक्सिस है, ये इसके अबाउट हमें चाहिए, तो हर एक एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पे है,
आर आर डिस्टेंस। तो चाहे जितने छोटे छोटे m1 m2 m3 लेके सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा? mr²। ठीक है, तो रिंग को बहुत अच्छे से याद रखो कि रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग की खास बात क्या है कि सारा जो मटेरियल है वो आर डिस्टेंस पे है, तो टेंशन नहीं ले लेना पड़ेगा। आई का क्या हो जाएगा? mr²। और ये आपको अभी याद कर लेना है। किसी को डाउट हो ये दोनों में तो बताओ। रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना होगा? mr²। इन द प्लेन के अबाउट mr²/2। डन। सर एक बार फिर से। सर प्लीज रिपीट अगेन। ओके, देखें, ये रिंग है। अगर 2D में मैंने बनाया तो दैट मीन्स माई एक्सिस इज गोइंग इनसाइड। ये मेरी एक्सिस है। तो हर एक मास, ये छोटा सा मास कितनी दूर है? आर डिस्टेंस। तो मैं बोलूंगा m1r²। फिर उसके बगल वाला छोटा सा मास m2r²। फिर उसके बगल का छोटा सा मास, उसके साइड वाला, वो भी mr²। यानी यार सबको देखोगे तो सब r² डिस्टेंस पे है ना, तो इसका मतलब r² कॉमन आ जाएगा और सारे मासेस क्या हो जाएंगे? ऐड अप हो जाएंगे। तो यार सारे मास ऐड होके टोटल मास बना लेगा ना, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? mr²। ठीक है, ओके, तो ये चीज है। अच्छा, 3D में जब सिमेट्रिकल है तो आप एक्सिस में मतलब टेंशन नहीं लेंगे। अगर हमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछ लिया तब भी हम समझ जाएंगे कि यार इसी टाइप का ही रहने वाला है वो। ठीक है, मतलब रिंग का अगर हम एक पोर्शन भी ले लेंगे तो यही आंसर आने वाला है। डन। चले देख लेते हैं, मतलब रिंग का पोर्शन क्या हो जाता है? एक आर्क। तो अगर एक 3D का आर्क है तो उसका भी वही रहने वाला है, मतलब रिंग के साथ में ही है ये। अगर एक आर्क की बात करें तो जैसे ये रिंग थी 3D में बनाई हुई है हमने, और हमें इसका क्या ले लेना है? एक आर्क। तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? ये लेट से ये गिवन है, सिर्फ इतना सेक्शन लेना है। ये कुछ थीटा एंगल यहाँ सेंटर पे बनाने वाला है, तो ये हो गया आर्क। समझ आया यार ये कि हमने क्या किया? रिंग का एक पोर्शन ले लिया, तो रिंग के एक पोर्शन को क्या बोल रहे हैं हम? आर्क। और वैसे 3D में रखा हुआ है, तो उसका अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो यार अभी भी तो देखो ना क्या कि सारा पार्टिकल तो कितनी डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे ही होगा ना। तो अगर मैं बात करूं कि मास ऑफ दिस आर इज m एंड रेडियस r, तो इसका भी आई अभी वही आने वाला है। आई क्या रहेगा इसका? mr²। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पे m से कंफ्यूजन ना आ जाए, मैं छोटा m लिख रहा हूँ यहाँ पर। इस r का मास लेट से स्मॉल m दिया है, तो आंसर फिर क्या लिखेंगे हम? स्मॉल m इंटू r²। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, तो हो जाता है। अच्छा ये बताएं, क्या हमें रिंग के लिए इंटीग्रेट करने की जरूरत थी क्या यहाँ पर? इंटीग्रेट नहीं थी, हमें पता था सारे मासेस आर डिस्टेंस में, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, 4th नंबर, डिस्क। सर वो 2D रिंग का mr²/2 कैसे आया, नहीं समझा। ओके, ये 2D रिंग का कैसे आया mr², ये मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूँ। ठीक है सर। अभी के लिए याद करके रखे, मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। थ्योरम रहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उससे करते हैं इसे। हाँ सर। तो अभी के लिए जो भी हैं वो सारे याद रख लेने हैं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि और कैसे हम चीज़ों को यूज कर सकते हैं और कैसे ये फाइंड किए हुए हमने। डिस्क की बात कर लेते हैं। तो डिस्क के लिए, डिस्क मतलब वही चीज कि अंदर पूरा जो है वो मटेरियल ऐसा फिल्ड है, तो वो हो गई क्या? डिस्क।
तो डिस्क की हमें अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट चाहिए, अब डिस्क है तो अगर 3D में देखोगे तो ऐसे बना होगा, क्योंकि ये बीच वाली लाइन नहीं दिखेगी ना आपको। डिस्क है, मटेरियल है, तो एक्सिस ऐसे अंदर की तरफ दिखेगी नहीं, तो इसमें बीच में गैप ले आते हैं और ये 90 डिग्री होगा। ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा यार, डिस्क को अगर हमें सॉल्व करना है तो यार अब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे ना, सारा मास आर डिस्टेंस पर है क्या? नहीं है, तो हमें एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। अब बताओ एलिमेंट कैसा होगा? डिस्क अगर हमें बनानी है तो बहुत सारी क्या ऐड अप करनी पड़ेंगी? रिंग। रिंग्स। बहुत सारी रिंग्स कर देंगे। तो हम एज्यूम करेंगे कि एक रिंग है जिसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस क्या एज्यूम कर सकते हैं? यार ये बताया ना, रिंग की थिकनेस कितनी एज्यूम कर सकते हैं ऐसे? dr डी आर dr या फिर डी एक्स भी रहने दे सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। डी आर भी लिख सकते हो या डी एक्स भी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ही बन जाएगी ना प्लेन पे अगर रखी हुई है। तो जो मन करे आपको डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी आर भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ये हुआ। और कितनी दूर मान लेंगे इसे? ये रिंग कितनी दूर है? एक्स डिस्टेंस पे। क्लियर? तो इसका मतलब ये एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा ना, इस एलिमेंट का मास डीएम ढूंढना पड़ेगा ना। तो अगर इस एलिमेंट को मैं ऐसे फ्लैट कर दूं तो आप समझ गए, इस फ्लैट का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट का थिकनेस है dx और लेंथ है वो रेडियस है r, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई x। किसी को डाउट इसमें कोई? इसमें कोई डाउट क्या किसी को? नहीं समझा। नो सर। ओके गुड। तो अब देखो, अब मुझे डीएम लिखना पड़ेगा ना, इसका मास लिखना पड़ेगा। तो बताओ यार डीएम कैसे लिखते हैं? इस बार मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? इस बार मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है? पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो क्या मैं m बाई एल करूंगा क्या अब? नहीं 2 पाई x स्क्वायर। m बाई पाई आर स्क्वायर करूंगा ना। हाँ पाई m बाई क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा? एक यूनिट एरिया का आ गया। कैसे करते हैं मैं फिर से बोल रहा हूं। सपोज मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और मुझे इस एरिया का मास चाहिए, तो बड़ी सिंपल सी बात है, m बाई पाई आर स्क्वायर मतलब पूरे मास का हमने यूनिट निकाल लिया इनटू इसका रेडियस सपोज r बाई 4 है, तो इसका मतलब इनटू पाई r बाई 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या मास निकालना। तो मास कैसे निकालते हैं फिर से? मास निकालने का स्टेप क्या है? मास डिवाइडेड बाई कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी ये प्लेट मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो पाई आर स्क्वायर इनटू हमारा रिक्वायर्ड एरिया, मतलब हमें किस एरिया पर निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? वो एलिमेंट का एरिया। तो एलिमेंट तो एक प्लेट के जैसा काम करेगा ना, अगर मैं इसे स्ट्रेट कर दिया हूं। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 पाई एक्स इंटू ये हो गई लेंथ इंटू डी एक्स क्या हो गई? विड्थ। तो ये हो गया हमारा पूरा क्या? एरिया। तो ये हो गया एरिया ऑफ एलिमेंट। कोई डाउट किसी को? अच्छा, एरिया ऑफ एलिमेंट हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। अभी क्या कर देंगे यार, डीएम को थोड़ा सा पाई वगैरह कैंसिल आउट कर दें। सो डीएम की वैल्यू क्या आ गई? डीएम की वैल्यू आ गई m ओवर आर स्क्वायर इनटू, अच्छा 2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 तो इंटीग्रेशन में लेंगे नहीं, सिर्फ x dx काम का है हमारे। चलो फॉर्मूला निकाल लेते हैं आय का। क्या होगा भाई? एक मिनट, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये लाइन याद रखना, अभी मैं लिख रहा हूं बट एग्जाम में लिख के भी नहीं देता है, आपको सिर्फ समझना पड़ता है। अच्छा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू x dx। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया यार, अभी जल्दी से इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? 2m बाई आर स्क्वायर तो इंटीग्रेट होगा नहीं, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर तो है और एक एक्स और है dx। डन। तो ये क्या आ गया यार? ये आ गया 2m बाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, बाहर रहेगा ये। इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब dx।
तो यार एक्स क्यूब का तो हमें पता है क्या होता है, x पावर 4/4। और 4/4। अच्छा लिमिट तो अभी हमने लगाई ही नहीं है, लिमिट क्या लगाएंगे कि रिंग डिस्क बनानी है तो कहाँ से कहाँ तक एक्स को लेके जाना पड़ेगा, पूरा 0 to R. 0 to R. 0 to R तक पूरा लेके जाना पड़ेगा, 0 to R। तो यार R रखेंगे तो R पावर 4/4 आ जाएगा, 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m/r² इंटू R पावर 4/4, तो 2 कट हो जाएगा। देखो आंसर क्या आ गया, mr²/2। देख रहे हो, याद कर लेना है आपको पूरा ये क्या, अब देखना कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिंग का इस एक्सिस के अबाउट के पहले स्टार्ट से करते हैं। रिंग का 3D में इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है रिंग का, mr² mr²। और अगर मैंने इसे डिस्क बना दिया तो क्या हो जाएगा, mr²/2 mr²/2। तो इसी तरीके से अगर रिंग का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 है, तो अगर मैंने इसे डिस्क बना दिया तो क्या हो जाएगा, mr²/4। 4। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको, कैसे हुआ ये मैं सिखाऊंगा, बट अभी के लिए क्या करके रखना है, याद करके रखना है। समझ आ गया, तो अभी के लिए याद करके रखना है, बाकी मैं भी सिखाऊंगा ही। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास बट along the plane, axis of rotation is along the plane of disk। ओके, तो ये जो प्लेन ऑफ डिस्क है इसके अबाउट ही रहेगा, तो इनके अबाउट आई क्या आ जाने वाला है, mr²/4। तो मुझे लगता है डिस्क और रिंग में किसी को कोई दिक्कत, कोई भूल जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या कभी? No, sir. अच्छा, तो जैसे हमने डिस्क में बात की, इसमें भी एक 3D का सेक्टर देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकली ये रहेगा। तो अगर हम एक सेक्टर की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक सेक्टर की बात करें, सेक्टर मतलब क्या हो जाता है, डिस्क का ही एक पोर्शन। ठीक है, तो सेक्टर की खास बात है कि डिस्क का ही एक पोर्शन है, बट पूरा फिल्ड रहेगा ऐसा। ठीक, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर इस सेक्टर का हमने आपको कुछ दे के रखा है मास वगैरह, स्मॉल m एंड r, तो उसका उतना ही मास के अकॉर्डिंग आ जाएगा इसमें। तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, mr²/2। तो इसका मतलब ये वाले का क्या आ जाएगा, स्मॉल m जितना भी मास हो रहा होगा mr²/2। क्या रिंग और डिस्क सबको समझ आ गए क्या, रिंग और डिस्क Yes, भाई? sir. ओके, Yes, sir. गुड गुड। सो रिंग और डिस्क हो गया हमारा, कौन सा नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। चलिए 5 नंबर कर लेते हैं। 5th नंबर है हॉलो सिलेंडर। और मैं जो भी लॉजिक बता रहा हूँ बेटा वो इम्पोर्टेंट है, उसी लॉजिक को रख के ही दिमाग में आप याद रख सकते हो, ऐसे नहीं याद रख पाओगे। फिर से मैं करा देता हूँ, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट mr², रिंग का इसके अबाउट mr²/2, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/2, डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट mr²/4। किसी को इसमें डाउट है क्या, बताओ यार, अभी के अभी याद कर लो ये चारों, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। डन, पक्का ये सबको क्लियर ना? Yes, sir. ओके ठीक है, चले हम बात कर लेते हैं हॉलो सिलेंडर की। तो हॉलो सिलेंडर 2-3 तरीके से देख सकते हैं। देखें, हॉलो सिलेंडर सपोज हम उसकी एक्सिस से देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो मेजर है इसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। किसे, ये वाले को। तो अगर एक्सिस ऑफ सिलेंडर दिए तो समझ जाना कि कौन सी बात हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ सिलेंडर। अब जरा फील करो यार,
कि ये हॉलो सिलेंडर किसका एक्सटेंडेड वर्जन है? Ring. हॉलो सिलेंडर किसका एक्सटेंडेड वर्जन लग रहा है? रिंग Ring. समझ आया? ये रिंग्स बहुत सारी बन रही हैं, तो प्लेट से कुछ याद आ रहा है कि लेट से एक थिन प्लेट है, उसका मास स्मॉल एम है, स्मॉल एम एल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट वाली का भी स्मॉल एम एल स्क्वायर, इस तरीके से सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? Total. पूरा मास आ जाएगा ना। Yes, sir. क्लियर? तो इसका मतलब सोचो, एक रिंग का क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है, तो फर्क नहीं पड़ता ना। अभी आप एक एलिमेंट लोगे, छोटा सा एलिमेंट, लेट से उसका मास क्या है, कुछ छोटा सा एम है, तो क्या आंसर आएगा? एम आर स्क्वायर आएगा। फिर नीचे वाले छोटे का भी एम आर स्क्वायर, नीचे वाले का भी एम आर स्क्वायर, ऐसे सबको ऐड करोगे तो पूरा मास इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा ना। Yes, sir. तो कोई दिक्कत ये समझ में आया कि किस तरीके से हम रिंग को लेके एक सिमिलर एक्सटेंशन फील कर सकते हैं? सो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, I इज इक्वल टू क्या आने वाला है? एम आर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज हमें थोड़ा सा समझ के रखना है। जबकि आपको दिया होगा कि ये इसकी रेडियस है और ये इसकी लेंथ है, तो क्या लेंथ का कुछ काम आएगा क्या अभी? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग गया कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें। अच्छा, दूसरा देख लेते हैं, अब इसमें आपको फील हो जाएगा। सपोज ये सिलेंडर है, तो फीलिंग के साथ याद रखना यार पूरा कि किस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट देखना है हमें। तो अब ये हमारा तो क्लियर है कि ये आर हो गया रेडियस इसका, और ये हो गया एल। अब बताओ क्या फील आ रहा है, रिंग किस तरीके से रखी हुई है? अगर मैं इस फिगर में देखूं तो रिंग किसके अबाउट घूमने वाली है? क्या ये फिगर ऐसा नहीं दिया कि रिंग ऐसे 2D रखी और एक्सिस ऐसे, 2D वाला फील समझ आ रहा है सबको? अगर मैं यहां से इसको देखूं, यहां से ऐसे इसको ऑब्जर्व करूं, ठीक है, तो आपको क्या दिखने वाला है यहाँ पर? ऐसा, ये रिंग ऐसे बनी है और ये एक्सिस है, पक्का समझ आया सबको? तो Yes, इसके sir. बेसिस पे ही काम करना है। फिर आई हो गया कितना? एम आर स्क्वायर बाई 2 2। दिक्कत किसी को? अच्छा यार, अभी एक प्रॉब्लम है, क्या ये सिंपल रिंग जैसी फील देगा क्या? नहीं, नेक्स्ट वाली रिंग अब इससे डिफरेंट डिस्टेंस पे है ना। आप देख रहे हो, नेक्स्ट वाली रिंग यहाँ पे क्या था, सारी रिंग सेम थी, कोई रिंग अलग थी क्या इससे? नहीं, जो उनको हम सिलेंडर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, सारी रिंग अब कितनी है, अलग अलग डिस्टेंस पर है ना। तो कुछ याद आ रहा है कोई ऐसी चीज जो इस तरीके से थी? अरे भाई, कोई याद आ रहा है ऐसा सेटअप? Ring rod. इसका मतलब ये है कि सिलेंडर में अपने एम आर स्क्वायर बाई 2 ये रिंग के फीचर्स भी होंगे, और साथ में और किसके फीचर्स आएंगे? in rod. रॉड के। तो ML square by 3. एम एल स्क्वायर बाई 3। अच्छा, अब आप लोग क्या करते हैं, इस बात को जो मैंने यहाँ पर लिखा है ज्यादा दिल से ले लेते हैं। ज्यादा दिल से नहीं लेना है, मतलब क्या है इसका? इसका मीनिंग ये है कि ये मैंने लॉजिक आपको याद करने के लिए बताया है, ऐसा सिंपल ब्लाइंडली नहीं कर देना कि मैंने आपको कोई ज्योमेट्री दी ये कि बताओ बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, अरे सर एक रॉड ये एक रॉड ये ऐड कर देते हैं। मैंने कोई ज्योमेट्री दी कि ये एक रिंग है, ये ऐसे एक्सटेंडेड है, फिर यहाँ पर कुछ और है, अरे सर ये एक रिंग है, ये रॉड है, ऐसा कुछ भी लॉजिक मत लगाने लगना। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कंपाउंड ऑब्जेक्ट का किस तरीके से निकालते हैं। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए मैंने एक्सप्लेन कराया है कि आंसर कैसा आता है। फील करो कि एक रिंग आता है और एक रॉड आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मन करे तो आप ऐसे ब्रेक करके जो ऐड कर दोगे। पॉइंट समझ आया? ये लकीली ऐसा आंसर आता है, ये नहीं है कि आप हर जगह पे ऐसा कर दोगे। कैसे करना है वो मैं आगे सिखाऊंगा। क्लियर है अभी? Yes, sir. अच्छा, ये याद रह जाएगा ना, ये मैंने लॉजिक सिर्फ याद रखने के लिए है बताया है
कि एक रिंग की फीलिंग दे रहा है और एक रॉड की फीलिंग दे रहा है। डन। तो इसका मतलब इसका हम अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो आप लोग समझ गए आई गेस। समझ गए क्या क्या आंसर आएगा इसका? mr²/2 प्लस ml²/12 ml²/12। ठीक है, तो ये सिचुएशन रहेगी हमारी। सो मुझे लगता है अगर आपने ये वाला कर लिया हुआ है इसका डिस्क का तो ज़्यादा कोई टेंशन रहेगी नहीं। डिस्क के बाद जैसे हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग था, तो सॉलिड सिलेंडर किसकी फीलिंग देगा? डिस्क की। हाँ तो मतलब टेंशन ही नहीं है, अभी समझ में आ गया कि क्या क्या आंसर रहने वाला है। तो सॉलिड सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर मतलब ये एक्सेस पूरा फिल्ड है, तो उसकी एक्सिस के अबाउट देख सकते हैं। तीन चीजें हमने बात की। ठीक है, ये हो गया। और रॉड का हमने इस पॉइंट के अबाउट देखा। सो सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क की तरह काम करेगा और उसके अबाउट हम ऐसे कर सकते हैं। सो ये हो गया उसके एज के अबाउट, ये उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सबकी वैल्यूज देख लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? I = mr²। mr²/2 ये हो गया एज अ डिस्क काम करने लगेगा। तो ये वाला भी हो गया हमारा। I = इसका क्या हो जाएगा? mr²/4 प्लस एक रॉड तो रहेगा ही ml²/3। तो ये अपना रह जाएगा। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा? I = mr²/4 mr²/4 प्लस ml²/12 ml²/12 यस। ये सिचुएशन हो गई अपनी। ओके गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? सॉलिड सिलेंडर। अभी देखते जाना है और ज्योमेट्रीज का देखते हैं। स्फीयर, स्फीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फीयर का भी आपको याद रखना है। 7 सॉलिड स्फीयर। ये पहले हॉलो लिख लेते हैं। हॉलो स्फीयर। ओके, देखें हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब अब कैसे बनाऊंगा? हॉलो स्फीयर को ऐसे 3D में कुछ बना भी नहीं सकते हैं, तो दिखता सिंपल ज्योमेट्री ही है। आपको आपको बस लिखा रहता है क्वेश्चन में कि ये क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, और ये एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रही है। तो हॉलो सिलेंडर का उसके एक्सिस सेंटर से पास होने के अबाउट। अच्छा ये बताओ यार, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में किसका ज्यादा होगा? हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में किसका ज्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? hollow hollow क्योंकि उसमें मास कहाँ पर है? सारा मास कहाँ पर है? आर रेडियस edges पे एक्सिस से दूर है, एकदम एजेस पर है। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो याद रखना पड़ेगा हमें, 2/3 mr²। कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, बस याद ही रखना है तो बेस्ट है आपको। Sir, ठीक है, cylinder, no? क्या? Hollow cylinder का ही है ना वो? नहीं नहीं नहीं, हॉलो स्फीयर लिखा ना मैंने, हॉलो स्फीयर लिखा। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का देखें। सो भाई हॉलो का जो है सॉलिड का उससे कम आएगा। सो अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका हॉलो से तो कम आने वाला है, ये गारंटीड है। ये उसको इसको बोलते हैं उसकी एक्सिस, जो एकदम सेंटर से पास होती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो उस एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें, इसका और भी कम होगा, इसका होता है 2/5 mr²।
तो मुझे लगता है ये दोनों याद हो गए अब नई चीजें। क्या क्या समझ आया? हॉलो का ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा मतलब अब 3 को ज्यादा मत समझ जाना, सॉरी यहाँ पे 3 ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है ना, लेसर वैल्यू अगर डिवाइड करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर होगी ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये याद रखना है कि हॉलो का ज्यादा होता है किससे? सॉलिड से। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आई हॉलो स्फीयर इज ग्रेटर देन आई सॉलिड स्फीयर। ओके, ठीक है। तो स्फीयर हो गया हमारा। अब कोन की बात कर लेते हैं। सर या हम वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना सॉलिड स्फीयर के लिए? सॉलिड के लिए आपको दिखेगा ही नहीं ना, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर आप ऐसा स्फीयर में देखो तो वो अंदर होगी ना एकदम। एक बॉल फील करो, बॉल को 3D नहीं बना पा रहा मैं अभी। सिचुएशन क्या है कि आप कहीं से भी देखो उसे, वो अंदर जा रही है। आप ये समझो कि ये अगर बॉल है, ऐसे एक बॉल है, तो वो एकदम बॉल के बीच में सेंटर से पास हो रही है। ये उस स्फीयर का क्या है? सेंटर है। ठीक है, तो आप चाहे कैसे भी ड्रॉ करो, ये अभी भी सेंटर ही है ना, ये अभी भी सेंटर ही है। समझ आया? यस सर। हाँ, तो उसके लिए परपेंडिकुलर जैसी कोई फील ही नहीं होगी, क्योंकि वो ज्योमेट्री कैसा है, एक स्फीयर मतलब 3D ज्योमेट्री है, तो उसमें आप कहीं से भी करो वो सेंटर से ही पास होगी। हाँ, ऐसे मत कर देना, यहां से मत पास करा देना, ये अलग हो जाएगा। लेकिन यहां से सेंटर से कैसे भी पास कराओ, आंसर हमेशा क्या आएगा? वही जो बताया हुआ है, mr² / 2mr²/3 एंड 2mr²/5। ओके, चले इसके बाद बात कर लेते हैं कोण। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा कभी पूछा नहीं जाता है सॉलिड कोण। स्फीयर तक सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, कोण वगैरह ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, हॉलो कोण पहले कर लेते हैं। ठीक है, हॉलो कोण, अच्छा फील करें हॉलो कोण। आप थोड़ा एक्सटेंडेड ज्योमेट्री की बात करें, ये जैसे हॉलो कोण है, मतलब मास कहाँ है? अभी इस रिंग में है। ठीक, फिर धीरे धीरे रिंग ऊपर की तरफ जा रही है। आप समझ गए हॉलो कोण का 3D ज्योमेट्री क्या होगा? तो अगर मैं कोण की एक्सिस की बात करूं, तो कोई बता सकता है कि क्या हम एग्जिस्टिंग लॉजिक को यूज कर सकते हैं क्या इसमें? कोई एग्जिस्टिंग लॉजिक, ये किसी एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री को मैच कर रहा है क्या कोण? अभी तक जैसे हम प्लेट पढ़ते थे, प्लेट का क्या होता था कि प्लेट का ये सेम रॉड बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसमें बताओ क्या चीज रिपीट हो रही है? रिंग रिपीट। रिंग बट यार नीचे से छोटी हो रही है। छोटी हो रही है, हाँ, तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, मतलब रिंग जो है नीचे से छोटी होती जा रही है, ऐसी होती जा रही है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर ये छोटा सा mr² फिर छोटा सा mr², नहीं, अब r बदल गया। अच्छा, जरा फील करो, अगर ये रिंग को मैं स्टैक करके एकदम कंप्रेस कर दूं, क्या बन जाएगा? क्या लगता है? डिस्क, डिस्क बन जाएगी। डिस्क। सबको समझ आया? अगर हॉलो कोन को ऐसे मैं कंप्रेस कर दूं ऐसे, तो ये पूरी सारी रिंग्स यहीं एक जगह पर आ जाएंगी ना, क्या बन यस। जाएगा? डिस्क। क्लियर? तो इसका मतलब मुझे लगता है आपको समझ आ गया क्या आंसर आएगा रिंग का। इट विल बिकम a uniform disk, uniform disk on compression from the top। तो ये चीज यार सबको फील हो गई ना, समझ आ गया कि ये एग्जैक्टली क्या बन जाने वाला है रिंग। रिंग एक ये बन जाएगा, एक डिस्क की
तरह हमें फील करेगा। सो लेट से रिंग का हाइट कुछ h है, बट अभी उस हाइट का यूज नहीं होने वाला है कुछ भी, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका, डिस्क, और डिस्क का आंसर क्या होता है उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट R square by 2. हमारा, तो ये आ गया यार हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सॉलिड कोन। यार ये सब याद होने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर याद नहीं है तो। सॉलिड कोन की बात कर लेते हैं। अच्छा, सॉलिड कोन को आप कंप्रेस करोगे तो डिस्क तो बनने ही वाली है, वो नो डाउट, डिस्क तो बनेगी ही बनेगी, बट क्या वो यूनिफॉर्म रहेगी क्या? No, sir. नहीं, वो यूनिफॉर्म डिस्क नहीं रहेगी। तो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर पुराना लॉजिक नहीं लगा सकते ना, वापस से इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसे। so in compression from the top, in compression from the top, it will become a non-uniform disk, a non-uniform disk। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होके सॉल्व होके आने वाला है, तो हमें इंटीग्रेट नहीं करना है एग्जाम में, हमें याद रखना है कि क्या आंसर आएगा। तो आंसर आता है 3/10 mr²। क्लियर? बहुत रेयर ही पूछा जाता है, बट आपको याद रखना है कि फाइनल एग्जाम में रेयर चीजें भी आ सकती हैं, तो आपको याद रखना है साथ में। डन? ओके, तो सॉलिड Yes, को sir. एक एक्स्ट्रा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसे हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। देखिए, ट्रायंगुलर प्लेट, ओके, ट्रायंगुलर प्लेट। सो कोई सी भी प्लेट हो, लेकिन हम लिमिटेड ही बता सकते हैं, प्लेट कैसी भी हो, अगर हमें पता है कि ये उसकी वर्टिकल हाइट है h, और ये उसका क्या है, बेस। सो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें उसमें बेस का उसका कुछ खास यूज नहीं होने वाला है, तो ये सिचुएशन हो जाएगी I इज इक्वल टू 1/6 mh²। क्लियर? h क्या है उसका, परपेंडिकुलर है, h क्या है उसका, परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। सो कोन और प्लेट का दोनों का आपको याद रखना है कि कितना रहेगा। डन? अच्छा, रेक्टेंगुलर प्लेट की हमने बात की थी, रेक्टेंगुलर प्लेट को इन द प्लेन देखा था, 3D में बना के अभी नहीं देखा था, एक 3D में करके देखते हैं। वहां पर हमने डिस्कस किया था, क्या किया हुआ था देख लेते हैं एक बार। थिन प्लेट को हमने 2D में रख के चेक किया हुआ था, किससे मैच किया हुआ था, हमने उसे एक रॉड के फॉर्मेट में मैच किया हुआ था। अभी यहाँ पे 3D में अगर देखें तो याद रखना है आपको, ओके, प्रॉब्लम ये थी कि थिन रॉड को 3D में आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर वो थिन है तो आप इस एज के अबाउट कभी भी बनाओगे ये, या फिर सोचो रॉड को आप ऐसे कर दो, या रॉड ऐसे 3D में बनी है, ये इस प्लेन में है और ये एक एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो आप रॉड को चाहे कैसे भी देखो, वो तो हमेशा इसी तरीके से घूमेगी ना, इस तरीके से। तो मतलब रॉड में 3D का कुछ खास इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है, रॉड में वही आंसर रहने वाला है, लेकिन प्लेट में 3D का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्लेट में ये जो हमने डिस्कस किया था
लेट से ये प्लेट थी जिसकी लेंथ कुछ L थी और ये हमने हाइट H कंसीडर की थी। तो इसका अगर मैं आपको सेंटर के अबाउट बात करूं, सेंटर के अबाउट हमने बात की थी वैसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन। क्या आंसर आया था इसके अबाउट, अलोंग द प्लेन? अरे बताए इसके अबाउट क्या आया था आंसर? ml²/12। ml²/12 रॉड की तरह ही है ना भाई, इसमें क्या टेंशन इतना ले रहे हो, सोच रहे हो क्या होगा? ml²/12 था, रॉड की तरह थी। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इसे अब हम 3D में बना लेते हैं। तो यार रेक्टेंगुलर प्लेट को 3D में बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझने का ट्राई करें, अभी शायद नहीं बनी क्या 3D में अच्छे से। ठीक है, फिर भी चलेगा, नो इश्यूज। देखो यार कम बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये लेंथ है और ये समझ जाओ ये वाली क्या है, ये H है। समझ आया क्या? और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो ये काम की बात है बस। काम की बात क्या है, ये कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। इस प्लेन पे कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। ओके, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे फिगर बना के दे देता और लिखता भी नहीं है, मैं बार बार अभी लिख रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एग्जाम में कई बार लिखता भी नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से ज्योमेट्री बनी है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब बताओ, अब अगर मैंने परपेंडिकुलर कर दिया तो दोनों चीज का कंट्रीब्यूशन आने वाला है। फील कर पा रहे हो दोनों का कंट्रीब्यूशन? मतलब इधर तरफ की ये एच भी यूज हो रही है, एक्सिस ऐसे है, इधर का एच भी यूज हो रहा है और इधर का एल भी यूज हो रहा है। समझ आया? सर। पक्का सबको समझ आ गया ना? एल भी यूज हो रहा है और एच भी यूज हो रहा है। तो आंसर आ जाता है आई का ml²/12, सॉरी इसको इस तरीके से लिख देते हैं, m/12 अलग लिख लेते हैं और l² को अलग कर लेते हैं। m/12 l² प्लस h²। यार h बोलना थोड़ा कम सही है, l और h, हाँ ठीक है, लेंथ इनटू बिट, सॉरी l इनटू b यूज करते हैं टर्म। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ऐसा टर्मिनोलॉजी है, आपको जो मन करे आप वो यूज कर सकते हो। l एंड b यूज कर लेते हैं, सो l² एंड b²। कोई डाउट क्या, याद हो जाएगा? कोई डाउट इसमें? सर फिर से बताओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके भाई, इसमें कुछ वो खास है नहीं, याद करने वाला सेटअप ही है। सिर्फ मैंने ये बताया कि अगर ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा 3D में हम प्लेट को कंसिडर करें, स्क्वायर प्लेट को, तो ये हो गई अपनी एक्सिस। डन। तो होगा ये कि दोनों चीज का कंट्रीब्यूशन होगा। इस एक्सिस से ये h डिस्टेंस पर है और ये वाला पार्ट l डिस्टेंस पे है। समझ आया क्या? ये L वाला फैक्टर देगा और ये B वाला फैक्टर देगा। तो इसका मतलब ml²/12 आना चाहिए, बट आएगा क्या, ml²/12 और mb²/12। समझा क्या सबको? यस सर। पक्का ये समझ आ गया ना, ये क्या एग्जैक्टली हम देख रहे हैं यहाँ पर? इस ये फिगर तो फील हो रहा है ना यार? ये फिगर से पूरा समझ आया कि प्लेट कैसे रखी हुई है? यस सर। क्योंकि मुझे भी इससे फील आ गया ना, ये अच्छा सा बन गया फिगर। 12 नंबर हो गया, 13 रेक्टेंगुलर प्लेट हो गई। अभी स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट तो मुझे लग रहा है स्क्वायर प्लेट अब आप कोई टेंशन वाली बात बची ही नहीं। स्क्वायर प्लेट समझ गए। अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है वो
ये स्क्वायर प्लेट है। तो स्क्वायर प्लेट का मतलब क्या है, काम की बात क्या हो जाएगी कि इसका एल और एच दोनों ही क्या होंगे, सेम। सेम रहने वाले हैं। और ये मैं अब बार बार नहीं लिखना हूँ, अच्छा चलो लिख देते हैं इस बार, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, अच्छा काम की बात कि अगर ये एल है तो ये भी क्या रहेगा, एल ही रहेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इस प्लेट का, आई का आंसर आएगा m/12 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2l स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ml बाई स्क्वायर 6। 6। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, स्क्वायर प्लेट। अच्छा, स्क्वायर प्लेट का अगर 3D ज्योमेट्री बना दो तो क्या बन जाएगा वो, 13 नंबर ना, हाँ, स्क्वायर प्लेट का हम क्या बना सकते हैं 3D में ज्योमेट्री, क्यूब। क्लियर, अगर एक क्यूब बनाते हैं तो क्या होगा देखें, तो क्यूब मतलब क्या ही है, ये स्क्वायर ज्योमेट्री थी, स्क्वायर प्लेट थी, उसको ऐसे एक्सटेंड कर दो। समझ आया क्या सबको, हाँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्यूब भी बना सकते हैं। ओके, तो सिचुएशन ये है कि फील करना है आपको, ये जो है ये एक प्लेट थी, ठीक है, ये एक प्लेट थी। अब फील करो कि एक प्लेट है वो एम स्मॉल एम मास की है, ऐसे सारे प्लेट से एड अप करते जाओगे तो क्या बन जाएगी वो, टोटल मास। क्यूब बन जाएगा ना। क्लियर, तो इसका मतलब आप समझ जाओ क्यूब का उसकी एक्सिस के अबाउट क्या आंसर आने वाला है, सेम ml square by 6. ml स्क्वायर बाई 6, ml स्क्वायर बाई 6। और ये हम मान के चल रहे हैं कि ये क्यूब है तो सारा कुछ एल एल है, ये एल है, ये भी एल है, और ये हाइट भी एल है। ठीक, अच्छा एक मिनट, क्या हाइट का फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। No नहीं sir. पड़ेगा ना, क्योंकि सारा प्लेट चाहे जितनी हाइट तक एड अप करते जाओ, तो इवन मैंने एरिया अगर सेम रखा है और उसे फिर क्यूबाइड भी बना दिए तो टेंशन नहीं है। अब आप इस तरीके से गेस कर लेंगे, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो ये चीजें आप जो है गेस कर पाएंगे कि क्या करना है एग्जैक्टली। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, नो सर। ओके गुड। थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट ऐड कर देते हैं, टिल्टेड रॉड। ये सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि चीज़ें आगे कैसे कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। टिल्टेड रॉड का मतलब क्या है कि अभी रॉड ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये रॉड जो है स्ट्रेट है, लेकिन रॉड अगर स्ट्रेट नहीं है, रॉड इस तरीके से है, ठीक है, ये हुआ। टिल्टेड कहने का पर्पस क्या है, इस रॉड को टिल्टेड करने का पर्पस ये है कि अभी जो इसकी रोटेशनल फीलिंग है वो बदलने वाली है। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, रोटेशनल फीलिंग बदलने वाली है का मतलब, ये अगर रॉड इस तरीके से रोटेट हो, तो अगर ये ऊपर वाले शेप की रॉड रोटेट होती तो ऐसे रोटेट होती, लेकिन जब ये वाली रॉड रोटेट होगी तो अब ये ऐसे रोटेट होगी ना। सबको समझ आया या नहीं, कि ये जो रॉड है ये अब इस सर्किल में ही रोटेट होगी ना। यस सर। ओके, तो ये पॉइंट है। तो क्या इसका हर एक मॉलिक्यूल एल डिस्टेंस पर है क्या, No sir. नहीं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि रॉड के जो रोटेशनल फीलिंग है वो ये वाली है, ये जो मैंने यहाँ पर बनाई है मेजर,
ये रॉड की रोटेशनल फीलिंग है। तो जब इसका हर एक मॉलिक्यूल एल डिस्टेंस पर नहीं है तो मतलब इसे हम इस तरीके से फील कर सकते हैं ना कि ये रॉड यहां पर है, ओके, यहां पर ये रॉड फील कर सकते हैं। तो अगर मैं ये थीटा दे दूं आपको तो आप समझ गए कि आंसर क्या आ जाने वाला है। बता सकते हैं क्या आंसर क्या आएगा? आय का आंसर बताएं क्या आएगा? अगर कुछ सिंपल होता तो क्या आता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है कि ये रॉड हमें फीलिंग किसकी देगी? एल लेंथ तो है बट काम की जो आने वाली लेंथ है वो क्या है? एल साइन थीटा। एल साइन थीटा। समझ आया? अच्छा, अब कुछ लोग हर बार एल साइन थीटा ही लिख के आ जाएंगे। बेटा अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया द रॉड इज टिल्टेड विद द हॉरिजॉन्टल एट थीटा एंगल, तब ये डिस्टेंस क्या बनेगी? L cos cos थीटा theta. बनेगी ना, ये साइन एल थीटा कॉस। बनेगी, एल साइन थीटा बनेगी, ये एल कॉस थीटा। तो यार अब हर बार मत आंख बंद करके एल साइन थीटा फॉर्मूले में लिखाना, थोड़ा फिगर में देख लेना कि थीटा कहाँ से दिया है। और अगर नहीं देख पा रहे हो तब तो फिर बिल्कुल बेकार है यार, इतना सिखाने के बाद अगर कॉस थीटा साइन थीटा नहीं देख रहे हो। एम ये हो जाएगा अपना एल साइन थीटा का स्क्वायर बाई 3। तो जो आंसर होगा उसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये आएगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3। क्लियर यार, कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, तो ये यार हमने बहुत सारी जो फिक्स ज्योमेट्रीज थी उनका हमने जो है डिस्कशन कर लिया। अब बात आते हैं कि मैंने बताया था कि बहुत सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रिलेट करते हैं। ठीक, जैसे ये रिंग है तो ये एक्सिस का कैसे हमने निकाला था, ठीक, क्योंकि लॉजिकली तो हमने सिर्फ इसका समझा था, ओके। और कुछ चीजें कि जरूरी थोड़े ना है कि ये रिंग है उसको आप इस एक्सिस के अबाउट ही घुमाओ, ऐसे भी तो घुमा सकते हो ना। ये फिर रिंग है, रिंग को आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ। की चेन वगैरह आप की रिंग घुमाते हैं ना, तो आप क्या घुमाते हैं? इस एक्सिस के अबाउट ही तो घुमाते हैं, क्या सेंटर के अबाउट घुमाते हो क्या? नहीं। कभी फील करना जब आप घुमाते हैं तो हमेशा उसका एज आ जाता है यहाँ पर। तो ये किस तरीके से हम आय निकाल सकते हैं उसका, ये अब हम देखेंगे। तो इनके लिए हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है कुछ थ्योरम्स की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखें, और ये दोनों थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इन्हें अभी 2 बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये समझ में आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आई तो आप मेरा सर खाओगे कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर नहीं समझ में आई तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। डन, समझे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब क्या है? सपोज ये एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसकी एक एक्सिस होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। तो उसके आय को बोलेंगे हम आय सेंटर ऑफ मास। डन। अच्छा अब देखना, लेट्स से एक रैंडम एक्सिस ले लेते हैं जिसके अबाउट इसका आंसर क्या आने वाला है? आय 1। ठीक है, एक और एक्सिस ले लेते हैं, लेट्स से इसके अबाउट क्या आने वाला है इसको? आय 2। और हम ले लेते हैं क्या? डिस्टेंस कुछ। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास से कितनी डिस्टेंस दूर है? ये कुछ d1 डिस्टेंस दूर है, ये जस्ट d ले लेते हैं कि लेट्स से कितनी डिस्टेंस दूर है? d डिस्टेंस दूर है। और ये मान लेते हैं हम क्या? a डिस्टेंस दूर है। ओके, तो आप एक टर्म मेरे में मैं बार बार ये बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या? शिफ्टिंग। मैं एक टर्म बोलूंगा बार बार क्या? शिफ्टिंग। और आप इसको एकदम फील ले लो कि शिफ्टिंग मतलब क्या है। शिफ्टिंग मतलब ये है कि आपको पता है इसके अबाउट, चाहिए किसके अबाउट? इसके अबाउट, तो शिफ्टिंग ही तो हो गई ना। कितनी डिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई? r डिस्टेंस की। समझ आया क्या? ओके, तो एक बात पहले ये समझ लेना है कि फॉर्मूला तो क्लियर है, मैं फॉर्मूला बताता हूं। I1 अगर आपको निकालना है तो वो आंसर होता है I
सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर। फॉर्मूला याद हुआ, समझ आया कि क्या करना है पैरेलल एक्सिस मतलब? अगर आपको कोई भी पैरेलल एक्सिस चाहिए तो क्या करते हैं, मैं स्टेप्स लिखता हूं प्रॉपर। I1 क्या है, एक्सिस पैरेलल टू द center of axis, parallel to the axis passing through center of mass। समझ आया क्या? I1 कौन सी एक्सिस है, जो कि पैरेलल है सेंटर ऑफ मास के। मतलब अगर आपने ऐसा I1 कुछ मान लिया तो फिर ये रेड वाला काम नहीं करेगा, तब फिर आपको कैसी ढूंढनी पड़ेगी, तब आपको ये वाली लाइन ढूंढनी पड़ेगी। समझ आया क्या? अगर मुझे ये स्काई ब्लू वाले लाइन का चाहिए आंसर, तो मुझे ढूंढना कौन सा पड़ेगा, रेड वाला, और फिर मैं शिफ्टिंग लगाऊंगा। मतलब दोनों पैरेलल होनी चाहिए। अगर रेड वाला नहीं पता, आप सोचो इस रेड के अबाउट कर दो शिफ्टिंग, नहीं, शिफ्टिंग नहीं होगी। डन। बात करते हैं ICM। ये क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, ये डी क्या है, डी समझ गया आप, क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चले, तो ये चीजें हैं। अब इसका पहले मैं मिसकॉन्सेप्शन समझाता हूँ। यार पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके अबाउट लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लगा सकते हैं, और किसी के अबाउट नहीं लगा सकते। मतलब अगर मुझे चाहिए क्या, I2 चाहिए, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना, I1 प्लस m इंटू ए स्क्वायर। समझ आया क्या? ये तो यहां पर ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिख लेना, ये क्या है, रॉन्ग। पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसके अबाउट ही लगाई जा सकती है, I center of mass. आई सेंटर ऑफ मास के। तो ये याद रखना, इट कैन बी यूज्ड only, it can be used only about axis parallel to center of mass। ठीक है, और कहीं पे नहीं लगा सकते। तो अगर मुझे I2 फाइंड करना है, तो बताओ फिर फिगर से कैसे करना चाहिए फिर मुझे। अगर मुझे I2 फाइंड करना था, तो क्या बेटर वे है, I2 equal I to center of I center of mass m plus into a plus b m का into a plus d whole square. ओके। तो सही है यार, समझ आ गया आप लोग को, बड़ी जल्दी समझ आ गया। I2 अगर हमें चाहिए तो हमें अभी भी यूज करना पड़ेगा आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी प्लस ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग को जल्दी से समझ में आ गया। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पर क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि कुछ भी कर दे, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा इस चीज को। डन, Yes, कि sir. सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हम शिफ्टिंग करें। अच्छा, क्यों क्यों गलत हो जाएगा, देखो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ तो क्या आएगा, md स्क्वायर ma स्क्वायर प्लस m इंटू 2ad। सोचो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता, तो I1 को क्या लिखता, मैं लिखता आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर। ये क्या बन जाता, I1, और ma स्क्वायर ऐड कर देता, तो क्या ये I2 बना क्या, ये टर्म गायब हो गया ना। तो ये गलती समझना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सॉल्व करना है। यार समझ आया क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम? Yes, sir. ओके गुड, ठीक है। दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा एक चीज और, इसका प्रूफ भी है, इसका डेरिवेशन भी हमें करना होता है कि कैसे प्रूव करना होता है। तो मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, क्यों, कोई बताएगा? यूजुअली तो मैं बताता हूँ सारे डेरिवेशन, यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ? यार कोई गेस कर लो भाई, ऐसे ही बता दो, क्या हो सकता है, क्यों नहीं बता रहा हूँ मैं?
यार कोई तो गेस, कुछ चांसेस। ये टॉपिक क्या है, बोर्ड्स में है आपके। किस बोर्ड्स में? 12th में। 12th HSC बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर ही क्या है? रोटेशन। क्या है फर्स्ट चैप्टर? रोटेशन। ठीक है, तो अगर मैं अभी बता दूंगा तो आपको तब भी भूल ही जाना है, तो इसलिए जब मैं 12th बोर्ड्स का करवाता हूं तब डेरिवेशन सिखाऊंगा। डन? Yes. समझा सबको? डेरिवेशन क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि अभी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूज करना सीखना है। जब मैं 12th बोर्ड्स का लास्ट में सिखाऊंगा तब आपको डेरिवेशन भी सिखाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बोर्ड्स में नहीं है, भाई ये भी है, ये सब कुछ जो सिखाया हूं वो पूरा है। डन? चलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये थोड़ा सा यार अलग ही है, मतलब अलग टाइप में देखना है इसे। ये पहली बात है, ये वैलिड ही सिर्फ किनके लिए है? वैलिड फॉर 2D। 2D का मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है परपेंडिकुलर थ्योरम। क्यों? मतलब पॉइंट समझाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3D के लिए वैलिड है। रीजन, सपोज मैं क्यूब ले लेता हूँ ऐसे, पहले आपको समझा देता हूँ 3D के लिए क्यों वैलिड नहीं है। 3D के लिए यार इसमें क्या होता है, दो एक्सिस हमें चूज करनी पड़ती हैं। तो सपोज मैंने ये दो एक्सिस इन द प्लेन चूज की, ये 3 है, अभी के लिए दिख रही है सिमेट्रिकल, लेकिन अगर मैं ये सरफेस चेंज कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, तो फिर ये वाला काम नहीं आता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा याद रखना है कि 3D ज्योमेट्री के लिए परपेंडिकुलर यूज नहीं होती, सिर्फ 2D प्लेनर ज्योमेट्री के लिए परपेंडिकुलर यूज होती है। ठीक है, तो लेट से मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ आपको एक ज्योमेट्री। ओके, ये किस में रखी हुई है? 3D में है। 3D में है तो इसका मतलब इसकी एक्सिस कुछ ऐसे होंगी, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये मैं 3D में रख रहा हूँ रिंग, तो आपको ऐसे फील करके रखना है कि ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? वाई, और जेड कैसी होगी? परपेंडिकुलर। समझ आया क्या सबको? ये दिख रहा है ये रिंग 3D में? अच्छा, अभी समझना है क्या समझा रहे हैं। लेट्स से कुछ भी ले लो, इसे रिंग ले लो, डिस्क ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे आप चाहिए तो डिस्क ले लो या रिंग ले लो। अच्छा, अब समझाने वाली बात पे आते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो दो एक्सिस है, इन ये अगर परपेंडिकुलर है, तो एक थर्ड एक्सिस जो इनसे परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि इन दोनों से परपेंडिकुलर एक्सिस उनके प्लेन पे ही हो सकती है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग रूल है क्या कि आई जेड जो होगा दैट विल बी द समेशन ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई। क्लियर? तो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये सिनेरियो यहाँ पर है कि अगर हमें कभी आई जेड ऐसे चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? आई एक्स और आई वाई के समेशन के बराबर, जहाँ पे आई एक्स एंड आई वाई ये दोनों ही क्या होंगे? आई एक्स एंड आई वाई आर perpendicular axis along, or they are perpendicular to each other lying on same plane। और z क्या हो जाता है? z हो जाता है perpendicular to both x and y। समझ आया सिनेरियो क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये समझ में आया कि क्या है एग्जैक्टली अब मैं दोनों का आपको यूज सिखा देता हूँ। ये डिफरेंस समझ आया क्या कि ये है आई एक्स, ये है आई वाई। तो आई जेड कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? आई एक्स प्लस आई वाई करके।
तो याद है मैंने बताया था कि अगर मैं डिस्क ले लूं तो डिस्क या लेट से डिस्क ले लेता हूं, तो इसका आई एक्स क्या हो जाएगा, ये जो एक्स एक्सिस है इसके अबाउट क्या होगा डिस्क का एम एल, या लेट से नहीं पता, लेट से आई एक्स कितना है, आई वाई कितना है, ये भी सिमेट्री है तो आई होगा, और आई जेड हमें पता होता है, हमने निकाला है सॉल्व करके, क्या आता है आई 2i. स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर बाई 2। तो जरा फील करो, इसका मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है आई प्लस आई, तो इसका मतलब 2 आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4। 4 ठीक है, इस तरीके से हम रिंग और डिस्क का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये तो जस्ट अभी मैंने सिखाया है कि याद कैसे रखना चीज़ों को, ये सब अभी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, तो धीरे धीरे एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। देखें, लेट से हमें चाहिए फाइंड आई अबाउट गिवन एक्सिस। ठीक है, लेट्स से हमें आया चाहिए गिवन एक्सिस के अबाउट, गिवन एक्सिस मतलब ये क्वेश्चन है, ये रॉड है, थिन रॉड है, और हमें एक एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कि L/4 पे है, यहाँ से इसके अबाउट ये रॉड को हमें रोटेट करना है, ये डिस्टेंस कितनी है L/4। तो समझ गए ना कैसे अप्रोच करते हैं। अच्छा चलो अभी वही स्टार्ट से कर लेते हैं, देखें, सपोज आपको आई सेंटर ऑफ मास नहीं पता है, हमें ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे मैं प्रूव कर सकता हूँ। चलो पहले मैं प्रूव करता हूँ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ बट मैं प्रूव करता हूँ। इसके अबाउट पता है क्या था आंसर, ml स्क्वायर बाई 3 हमने किया था, हमें चाहिए किसके अबाउट आई सेंटर ऑफ मास, हमें क्या चाहिए आई सेंटर ऑफ मास। तो याद है ना क्या समझाया था कि आई क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास प्लस शिफ्टिंग, कितनी दूर है ये L/2 अच्छा, ये वैल्यू कितनी है ml स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस ml स्क्वायर बाई 2, 1/2 का स्क्वायर 4, इसे माइनस कर देंगे, सो 1/3 माइनस 1/4 क्या आने वाला है 1/12। समझ आया क्यों आई सेंटर ऑफ मास हमने डायरेक्टली लिख लिया था, याद कर लिया था, क्या आता है आंसर ml स्क्वायर बाई 12। तो यार समझ में आया पैरेलल एक्सिस का यूज, Yes, sir. पक्का ना सबको। अच्छा, आंख बंद करके शिफ्टिंग मत लगा देना, मतलब ये मत कर देना कि ये वाला पूछा है ना, सपोज सेंटर ऑफ मास नहीं लिखा उसने, सिर्फ ये पूछा है तो आप कर दो अच्छा सर आए, ये हो गया ml स्क्वायर बाई 3 प्लस सर शिफ्टिंग लगा दी। अब आप बोलोगे सर क्या गलत किया, सही तो किया है हमने, क्या ये सही किया क्या, मुझे ये आए चाहिए ये वाला, मैं सेंटर ऑफ मास वर्ड हटा रहा हूं अभी यहाँ से, सिर्फ क्वेश्चन में दिया है ऐसे आए बताओ, तो क्या ये लिख के आ जाओगे क्या, अरे ml स्क्वायर बाई 3 पे L/2 की शिफ्टिंग लगा दी है, m into L/2 स्क्वायर, क्या ये सही है क्या, No, sir. नहीं क्यों नहीं सही है, वाह क्या बात है यार, किसके अबाउट शिफ्ट करते हैं हमेशा, Center of mass. Center of mass Center का of along. mass. भाई बोल नहीं पा रहे हो क्या ये कि ये गलत है, क्यों गलत है, ये हमने एज वाली एक्सिस के आगे शिफ्ट कर दिया, किसी रैंडम एक्सिस को नहीं शिफ्ट करते हैं यार, ये क्या बताया यार यहाँ पे क्या बताया इसमें, ये लिख के रॉन्ग बताया ना। अगर मुझे I2 चाहिए, मुझे पता था कि I1 से कितनी दूर है, क्या मैं I1 से शिफ्टिंग लगा दूंगा क्या, No sir, नहीं, नो सर, हमेशा किसके अबाउट लगाएंगे यहाँ पर center of Only mass. center of mass. मास। तो नेक्स्ट टाइम को ये मत बोलना नहीं सर देखो सही है मेरा, मैंने सॉल्व किया, ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कुछ सही नहीं है ये, आपने इस रैंडम एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करा दिया, जबकि वो एक्सिस हमेशा कहाँ से पास होनी चाहिए थी सेंटर ऑफ मास Center से, of mass. अभी शिफ्ट करें हम।
ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये आइडिया आ गया। तो मैं क्वेश्चन आपको, चलो अच्छा इस क्वेश्चन में फिर से मैं सिखा देता हूँ यार। गलतियां हैं क्योंकि करेक्ट करना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेट से मैंने ये लगा दिया, ये है आई, ये आई हमें फाइंड करना है। लेट से इसे आई डैश बोल रहा हूँ, ये है कितना ml²/3। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई डैश प्लस शिफ्टिंग कितनी L/4 की। डन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू ml²/3 प्लस m इंटू ये 2, अच्छा L/4 ही है, L/4 का स्क्वायर। क्या ये सही कर रहा हूँ क्या मैं? नो सर। नो नहीं, सर। ये बिल्कुल सबसे पहले सीखना है कि ये रॉन्ग है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ मास, इट कैन बी ओनली आई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गलती की। तो इसका मतलब हमें किसके अबाउट शिफ्ट लगाना चाहिए था, आई सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास से भी कितनी दूर होगा ये, By 2 by L/4 ही बाय होगा 4। ना। तो ये क्लियर होगा that I is I center of mass plus m into L/4 का। अच्छा रुको यार, अभी तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे, गलत कर दोगे। इस क्वेश्चन को जब नोट्स में देखोगे तभी गलत कर दोगे। तो थोड़ा सा मैं बदलता हूँ, इसे मैं L/3 कर देता हूँ। अभी आप पर्पस समझोगे। दोनों तरफ से L/4 अगर है तो आपको फील ही नहीं आएगा कि क्या डिफरेंस है। समझ आया क्या? yes sir. हाँ, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बदलता हूँ और मैं पॉइंट ले लेता हूँ L/3 के अबाउट हमें आई चाहिए, इसके अबाउट हमें आई चाहिए। तो यहाँ पर मैं L/3 लिख देता हूँ। तो ये एकदम गलत हो जाएगा, जबकि इंस्टेड हमें क्या यूज करना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस मुझे लगता है आपको समझ आ गई क्या, L/2 माइनस L/3 L/6 बाय 6। L/6। 2-3 बार प्रीवियसली हम कर चुके हैं। तो इसलिए मैं ये समझा रहा था, ये क्या होगा L/6। क्योंकि अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो अब आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा वाला डिस्टेंस हमने यूज किया हुआ है। क्योंकि कुछ लोग फिर सोचने लगेंगे ना कि बस आंख बंद करके आईसीएम ही लिख दो, नहीं, डिस्टेंस भी आईसीएम से ही देखनी है। तो अभी क्लियर है, आईसीएम कितना होता है ml²/12 प्लस ml²/36। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा दो ऊपर नीचे। सो दोनों का अगर बेस सेम होता है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। ये मेथड पता है ना सॉल्विंग का। तो अगर दोनों के बेस सेम है, ये 36 है, तो इसे भी मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 36 बना दूंगा। तो अगर अभी ml²/9। 3 और ये 1 कितना आ जाएगा 4। तो ये आएगा 4 ml²/36। क्लियर? सो ये कितना आएगा ml²/9। नहीं। ओके, समझ आया सबको? yes sir. यार ये पक्का समझ आ गया ना अभी कि किस यस तरीके सर। से सेंटर ऑफ मास को यूज करना है। गुड। तो एक मैं परपेंडिकुलर का भी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज के लिए इतना कर देते हैं कि एक एक एग्जांपल दोनों का डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको फील बेटर रहेगा। तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे हमने ये बात की, ये लेट्स से डिस्क वाला ही एग्जांपल कर लेते हैं तो टेंशन ही नहीं रहेगा। So, डिस्क का ये मान लेते हैं I1, ये आपको गिवन है, ये है नहीं, ये फाइंड करना है। लेट्स से I1 इज इक्वल टू कुछ है I नॉट, I2 इज इक्वल टू है I नॉट, और ये एक्सिस है ओके। इसका मतलब है ये अबव द प्लेन है, ये डॉटेड है, मतलब पीछे की तरफ से आ रही है ये एक्सिस, तो वो दिखेगी नहीं आपको, और जब डिस्क से ऊपर आ जाएगी तो वो दिखेगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
ठीक है, और मुझे पता है कि गिवन है कि इसके अबाउट आया होता है क्या, mr²/2। ठीक है, तो देन फाइंड, हमें करना है I1 एंड I2। सो फाइंड I1 एंड I2। तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, सीधा क्या होगा, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है उसमें, उसमें ये होता है कि कोई दो परपेंडिकुलर अगर आपको पता है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, मतलब ये ऐसे भी परपेंडिकुलर है और ये ऐसे भी परपेंडिकुलर है, इन दोनों एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट क्या होता है, तो दोनों का समेशन होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये I क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ I1 प्लस I2 टाइप में। तो I कितना है, mr²/2, और I1 और I2 क्या है, दोनों सेम है। 2I0। 2I0 इज इक्वल टू कितना हो गया, mr²/2। सो बेसिकली I0 कितना आ जाएगा, mr²/4। तो यहाँ से हम प्लेनर वाला जो हमने सॉल्व किया था, ये कंसिडर करके चला था कि हम इस तरीके से निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। तो पॉइंट समझ आ गया यार सबको कि परपेंडिकुलर को भी कैसे यूज करना है। देखो परपेंडिकुलर पे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर आपको समझ में तो आ गया, बट अभी भी थोड़ा लगता है कि कैसे यूज करना है। अभी आप लोग को मन में डाउट आ रहा होगा कि फील नहीं आ रहा है कि यूज कैसे करना है। सही है नहीं, ये पूरा समझ आ गया क्या? तो परपेंडिकुलर के लिए आपको ये थोड़ा फिर थोड़ा। करना है कि जो दो एक्सिस हैं वो दोनों पहले तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लाइक ये एक्स और वाई, और फिर उन तीनों के परपेंडिकुलर। तो तुरंत फील आ जाएगा कि एक्स वाई जेड वाला जब सीन हो तभी हम ये चीज सॉल्व करते हैं। क्लियर भाई? यस ओके, सर। हाँ चले। तो यार ठीक है यार, आज के लिए इतना काफी है, काफी सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने याद किया है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम उनके रैंडम एक्सेस के अबाउट और बाकी सारी चीजें, मिक्स ऑब्जेक्ट का कैसे करते हैं, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके हाँ सर। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। Bye, sir. बाय बाय सर। बाय सर।